अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि अमेरिका की तरक्की की एक बहुत बड़ी वजह वहाँ के इमिग्रेंट्स हैं। और वो जिस तकरीब से खिताब कर रहे थे वो इमिग्रेंट्स ही की तकरीब थी और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जिसमें उन्होंने बाद में चीन का भी नाम लिया, रूस का भी लिया, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर जापान और इंडिया का ज़िक्र किया और कहा कि ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी तरक्की ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इन्होंने अपने दरवाज़े जो हैं मुल्क के वो इमिग्रेंट्स के लिए बंद कर दिए हैं। इस पर ऑब्वियसली दोनों ममालिक की तरफ से रिएक्शन आया और उसी रिएक्शन के ऊपर बात करने के लिए हमने आज ज़हमत दी है हरी मोहन साहब को। वेलकम टू द शो हरी मोहन साहब। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने डिस्कस करने के लिए बुलाया और मैं खुद इसको डिस्कस नहीं कर पा रहा था, अपने चैनल पर टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो आप थैंक यू, आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। जी मैम। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जी इंडिया जो है हम ज़रा थोड़ा-सा फ़ोकस इंडिया पे रखते हैं। उन्होंने कहा है जी इंडिया ज़ेनोफोबिक है, यानी इनका प्रेजुडिस है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आपसे जवाब लेने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको एक और चीज़ यहाँ याद दिलाना या उस पे बात करना चाहूँगी। मुझे ऐसे लगता है अगर आप देखें तो कहीं न कहीं आपकी सरकार ने उनको इस बात को करने पर मजबूर नहीं किया। अभी जब आपके यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी की एक बहुत मशहूर अभी जो स्पीच मशहूर हुई थी राजस्थान में जो उन्होंने दी थी, जिसपे उन्होंने कहा था घुसपैठी है, मुसलमानों को कहा कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स है, उसके बाद फिर उसकी वज़ाहतें भी आईं और जो वज़ाहत आई वो और भी क्रूर थी। उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो बांग्लादेशियों को कहा है, रोहिंग्या के लोगों को कहा है, जो यहाँ 7-8 लाख हैं वो यहाँ आकर बैठे हुए हैं और वो जा नहीं रहे। तो फिर उसके बाद और भी इस तरह की एंटी जो है वो स्टेटमेंट्स आई। फिर आप लोगों का सिटीज़न एक्ट का एक जो लॉ अमेंड होकर आया, वो भी अपने अपने अंदर एक इस तरह की कोई चीज़ अपने अंदर रखता है जो हमारी समझ से थोड़ा-सा आप सवाल मेरा ये है कि वो ठीक बात नहीं कर रहे, बाइडेन? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो अपने इलेक्शन जीतने के लिए अच्छा। दूसरे के दाग अच्छे हैं वो दिखाने के लिए सबसे बढ़िया क्या है मैडम? मेरे को अपने कुछ दाग हैं वो छिपाने हैं। वो हुँ, हुँ। उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सामने वाले के दामन का छोटा सा दाग है या नहीं है, लेकिन शोर मचा दो, दाग है, दाग है, दाग है। समझदार आदमी यही तो करता है। बाइडेन बहुत समझदार है। अभी अगर हम उठाकर देखते हैं बाइडेन को, तो कहीं ना कहीं आप अपनी कंट्री से एक बाइडेन का या अमेरिका का एक एग्जाम्पल उठाकर देखें। असलियत में अफगानिस्तान में जो लड़ाई थी वो किसकी तरफ से शुरू हुई थी? बाइडेन की तरफ से। अमेरिका की तरफ मतलब से। अमेरिका ने ही तो शुरू करवाई थी। हुँ, हुँ। उसके बाद चाहे वो फर्स्ट अफगान क्राइसिस हुआ चाहे सेकंड वाला, वो बाइडेन की लड़ाई वो आपके सर पर लड़के चले गए। अच्छा, वो जो इमिग्रेंट क्राइसिस था वो कितना हुँ, क्रिएट हुआ अफगानिस्तान की तरफ से आपके यहां पर? हुँ, हुँ। मैडम 50 करोड़, जी, जी, मतलब जी। सॉरी 51 लाख, एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन क्राइसिस क्रिएट हुआ, रिफ्यूजी हुँ, क्राइसिस क्रिएट हुआ। अच्छा, हुँ, हुँ, 1 अक्टूबर 2023 को आप ही की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था हुँ, कि हुँ, सारे के सारे अफगानी हिंदुस्तान वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं 31 हुँ, हुँ, अक्टूबर तक। कितना हुँ, हुँ। रुपया लेके जाएंगे? 50 साल पुराने, जिनको आपने कार्ड भी दे रखा है, रिफ्यूजी कार्ड, उन बंदों को कहा सिर्फ 50,000 रुपए लेके आप अपने साथ जा सकते हैं और चले जाओ। अच्छा, हुँ, उसमें जेनोफोबिया में पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं आया? जेनोफोबिया तो ये भी होना चाहिए। यहां हुँ, पाकिस्तान का नाम नहीं आया, मैं बताऊंगा क्यों नहीं आया। हुँ, अच्छा, दूसरी चीज मामला क्या है, इस टाइम इस साल है इलेक्शन, जबरदस्त लेवल पर, हुँ, हुँ, जबरदस्त लेवल पर इलेक्शंस हैं, और इलेक्शंस के टाइम पर अमेरिका में एक इशू क्रिएट हो रखा है। हुँ, ट्रंप साफ तौर पर कह रहा है कि मेक्सिको के साथ वॉल बनाएंगे, और हुँ, मैक्सिकन वॉल अगर बनेगी तो वहां से जितने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे। एक बड़ा सेक्शन, जो अमेरिका का बड़ा सेक्शन है, वो इस टाइम पर इन इमिग्रेंट्स से परेशान है। हुँ, हुँ, मैडम, इमिग्रेंट्स पहले जाते थे, आपकी कंट्री से भी गए, हमारी कंट्री से भी गए। वो इमिग्रेंट्स जाते थे जो आपकी और हमारी कंट्री का पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट लड़का लड़कियां, लड़के लड़कियां हैं, जो अपने स्कूल में, कॉलेज में, कई बार कंट्री में टॉपर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में टॉपर्स हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं। वो अमेरिका जा रही हैं, वो ब्रिटेन जा रहे हैं, वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां जाके मेहनत कर रहे हैं। वो यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज उनका रिगार्ड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। मैडम, जी। हमारी तरफ से हरगोविंद खुराना गए थे, जिन्होंने जीन को सेपरेट करके दिखाया।
मैडम वो नोबेल प्राइज विनर है। इसी तरीके से आपकी कंट्री से भी बहुत सारे ऐसे गए जो यूरोपियन कंट्रीज में गए, वहां उन्होंने वो कारनामे करके दिखाए जिसकी वजह से आज वहां पर उनका नाम है। लेकिन इस टाइम पर अमेरिका के अंदर जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि क्या सारे के सारे जितने भी हैं, क्या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं सबको बिना किसी टेंशन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बुला लिया जाए। मैडम ये बहस क्यों चल रही है? क्योंकि बराक ओबामा ने अफगानिस्तान जलाया तो बड़ा रिफ्यूजी अफगानिस्तान का, जिनके पास पैसे कम थे वो आपकी कंट्री में आ गए, जिनके पास कुछ मैनेज करने लायक था उन्होंने ईरान और टर्की के रास्ते यूरोप में एंट्री करने की सोच ली। हमारी कंट्री से भी पंजाब एक बड़ा इलाका है जहां से लोग डंकी मार के और सीधा अमेरिका या यूरोप पहुंचते हैं। या ना सिर्फ यहां पर, लेकिन नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज को भी उठाकर देखेंगे तो बड़े नंबर में जो माइग्रेंट्स हैं वो कंसिस्टेंटली कहां, यूरोप में एंटर कर रहे हैं। लेकिन मैडम एक बात बताइए, यहां पर मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ये है कि क्या इस टाइम पर जब हम बात कर रहे हैं इमिग्रेंट्स की, ये जितने भी वार टॉर्न कंट्रीज के या फिर हुड़दंग मचाने वाले, जैसे कनाडा के अंदर इंडिया की तरफ से आजकल जो इलीगल माइग्रेंट्स कनाडा वेलकम करता है वो कौन लोग हैं? हमारे इंडिया के ड्रग डीलर्स है, ज्यादातर क्रिमिनल्स हैं जिनको वो रिफ्यूजी का मतलब तमगा देता है। उनको लगता है कि वहां बैठकर वो जो रिफ्यूजीज की फॉर्म में हैं, पॉलिटिकल असाइलम जो लेने वाले हैं वो अच्छे लोग हैं। लेकिन कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पे जो ड्रग्स का जो ट्रेड डेवलप कर रखा है वो इन लोगों ने कर रखा है। क्यों? क्योंकि पंजाब में भी यही करते थे, यहां वाली सरकारें उनको गोली मार देती थी तो वो भाग के कनाडा में जा रहे कि हमें पॉलिटिकल असाइलम दे दो। मैडम इतना सारा पॉलिटिकल असाइलम लेने के बाद जब ये लोग एंटर कर रहे हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट चाहती है उनको ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि पुराने टाइम पर हमारे और आपके कंट्रीज के पढ़े लिखे लोग जाते थे, जिनकी वजह से अमेरिका की प्रोग्रेस हुई है। ओके, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं कि भैया टैलेंट आना चाहिए, गंदगी नहीं। वहां इस टाइम पर वार टॉर्न कंट्री की हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन जो धर्म के नाम पर अपनी कंट्री में लड़ रही थी लेकिन हार गई है, अब वो जाके यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में जाकर हुड़दंग मचा रही है। मैडम इटली का एक आइलैंड है, नाम है लैम्पेडूसा, लैम्पेडूसा नाम का एक आइलैंड है इटली का। मैडम टोटल पॉपुलेशन कितनी? 6000। सुबह सुबह उठते हैं सारी 7000 माइग्रेंट्स लैम्पेडूसा नाम के आइलैंड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये 2023 की बता रहा हूं, आप जाकर उसको गूगल कर सकते हैं। लैम्पेडूसा आइलैंड के अंदर एंटर करते हैं। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट लेवल देखिए, जब ये लैम्पेडूसा आइलैंड में मिलते हैं 6000 की पॉपुलेशन में 7000। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या था? 95 से 98% लोग 15 to 40 की एज वाले, विद सारे के सारे मेल। मैम दो चीजें इंपॉर्टेंट, सारे मेल और एज ग्रुप क्या है? 15 to 40। मैडम ये जब लंदन पेरिस की सड़कों पे आग लगती हुई अमोरा आपको दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है? ये असलियत में ये जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, ये जो लंदन के अंदर ग्रूमिंग गैंग्स नाम का एक इशू क्रिएट होता है, ना सिर्फ लंदन में लेकिन पूरे यूरोप में, अमेरिका में ग्रूमिंग गैंग्स डेवलप हो रखे हैं और हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिक माइंडसेट वाले जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, असलियत में कलेश वही तो कर रहे हैं। एक बार हमास वाला इशू था मैडम, पूरे के पूरे यूरोप को है ना पैरालाइज करके खड़ा कर दिया। लंदन के अंदर ब्रिटन्स जो वहां के ओरिजिनल माइग्रेंट्स, ओरिजिनल्स हैं, एबोरिजिनल्स हैं मैडम, वो आप सोचेंगे लंदन में 45% रह गए हैं और अगले 2050 तक ये पूरे का पूरा ब्रिटेन जो है वहां पे वहां के जो ओरिजिनल्स है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे और कंट्री में जो माइग्रेंट्स है और मेनली इस्लामिक जो रूल को फॉलो करने वाले हैं वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे। जर्मनी में यह हाल है, जर्मनी में शरिया लॉ की डिमांड की जा रही है। मैडम अमेरिका के लंदन, न्यूयॉर्क के अंदर यह हाल है। जो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज जलाई जा रही हैं इस टाइम पर, उनको बिल्कुल पैरालाइज करके खड़ा कर दिया है। किसने खड़ा किया है? ये सारे के सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन जितनी भी थी उसी ने तो उसको पैरालाइज करके खड़ा कर रखा है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये जो लिबरल्स होते हैं वो यूज टू कॉल देम विद अ वेरी अब्यूजिव लैंग्वेज, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं।
मैडम इन लोगों को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, आपकी कंट्री में कुछ भी है, लिबरल्स नहीं है। आप लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी करेंगे, लेकिन लिबरल्स नहीं है। हमारे यहां है ना, हम जानते हैं ये लिबरल्स क्या करते हैं। इनको मीठी मीठी बातें करके, दोगली बातें करके सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा कमाना आता है। जैसे हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस है मैडम, शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड इंडिया का सबसे बड़ा पॉर्न इंडस्ट्री चलाने वाला बंदा, और दुनिया को क्या सिखा रही है? योगा। दुनिया को सती सावित्री बन के दिखा रही है, और हस्बैंड पॉर्न इंडस्ट्री चला रहा है। और वो जो पॉर्न इंडस्ट्री की जो एक्ट्रेसेस, लड़कियों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यू लेने वालों में शिल्पा शेट्टी खुद। ठीक है, हमें सिखा रहे हैं, ये लिबरल्स की बात बता रहा हूं मैडम, हमें सिखा रहे हैं कि नॉन वेज फूड, या यू कांट डू एट्रोसिटीज ओवर एनिमल्स, आप जानवरों के ऊपर अत्याचार मत करो। और खुद अगले दिन 1.5 किलो चिकन बना के दिखा रही है कि चिकन बनाने का स्वाद ही अलग होता है। एग्जैक्टली यही ये है लिबरल्स। ये लोग मीठी मीठी बातें करेंगे, हमें बेवकूफ बनाए रखेंगे, और सामने वालों को अपना फायदा देखेंगे बस। मैडम हो क्या रहा है, ये लिबरल्स सत्ता के भूखे होते हैं। ये जो बाइडन है ना, ये इन सब लिबरल्स का दादा है। यानी जो ये ड्रामा चल रहा है अमेरिका में, उसका सबसे बड़ा जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है बराक ओबामा। बढ़िया सी स्माइल और लाखों लोग मार दो, और बूढ़ा दादा बैठा हुआ है। ये सबका मतलब, ये इन सबका ओरिजिनल्स की फॉर्म में है कि हाँ हम ये हैं। मैडम इस टाइम पर अमेरिका के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पर बहस चल रही है कि इन माइग्रेंट्स को अपने देश में घुसने दें या ना दें। जब ये बात शुरू हो रही है, बहस शुरू हो रही है कि हम इनको घुसने दें या ना दें, तो वहां पर लोग ट्रंप को खुलकर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ट्रंप का पॉपुलैरिटी ग्राफ इस टाइम पर 60% के आसपास चल रहा है, और बाइडेन का 41-42 के परसेंट के बीच में चल रहा है। एक बात। दूसरी बात मैडम, ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप जो है क्लियर वर्ड्स में कहता है, मैं गिने चुने लोगों को तो एंटर करने दूंगा, बाकी किसी को नहीं करने दूंगा। मैडम तीसरी बात, यही रीजन है अमेरिका सबसे बड़ा एलिगेशन लगाता है, डेमोक्रेसी इन डेंजर। इंडिया के अंदर वो जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको जेल में डाल दिया गया। ट्रंप कहां पर है मैडम? ट्रंप को एक पूरे स्टेट में वो क्या नाम है, वो क्या नाम है, अपना जो प्रचार है वो करने से ही रोक दिया गया। कैन यू इमेजिन? कैंपेन करने से रोक दिया गया। अब वो ट्रंप जो है वो मतलब आप अपोजिशन लीडर को कैंपेन करने तक से रोक दे, वो डेमोक्रेसी की विक्ट्री है। और हमारे यहां पर कोर्ट के थ्रू एक बंदा 6 महीने से समन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मजबूरी में उसे गिरफ्तार करना पड़ रहा है, तो डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। वाह भाई वाह, ये क्या दोगलापन है। अब मैडम इमिग्रेंट्स के ऊपर आ जाते हैं, बहस है। अब इस बहस में ट्रंप जो था उसे कैसे भी करके प्रूव करना है, लिटरली प्रूव करना है कि भाई हमारी ये जो इमिग्रेंट्स है ये बुरे नहीं है। अब वो इमिग्रेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा कि भाई वो इमिग्रेंट्स जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने आके इंडिया अमेरिका का फायदा करवाया, उसी वजह से अमेरिका ग्रेट बना है। तो वो ठीक भी है, किसी टाइम पर अमेरिकन जो ब्रिटन्स थे, ओरिजिनल्स को तो इन्होंने काट पीट के फेंक दिया। जो वहां के एबोरिजिनल्स थे, वहां के जो रियल लोग थे, जो रेड इंडियंस थे, वो तो एक भी नहीं बचा हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये सारे क्या करते हैं, वहां पर सारे का सारा उठा के ये प्रूव नहीं कर पा रहा कि भाई ये जो अच्छे लोग आए थे इनकी वजह से तरक्की हुई। तो क्या कह रहे हैं, हमारी तरक्की इनकी वजह से हुई, बीच वाला किन की वजह से हुई वो गायब कर दिया। ओके, दूसरा, अब मैडम इस चीज को प्रूव करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था। तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा होगा ये बताइए। रेफरेंस पॉइंट वो कंट्रीज होंगे जो इस टाइम पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्कशन में है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटीज के साथ एट्रोसिटीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे चाइना में उइगुर मुस्लिम्स का मामला है, कांग्रीगेशन कैंप्स में रखा हुआ है, जिसे वो ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह कहते हैं। वहां आप लोग उसे नहीं मानते, इवन इमरान खान ने भी साफ कहा नहीं, चाइना में एवरीथिंग इज परफेक्ट। अगर आप रिपोर्ट्स मानते हो तो कम से कम उस रिपोर्ट को भी मान ले, जो हर रोज चीख चीख के कह रहा है कि उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर चाइना एट्रोसिटीज कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल उसने जापान का लिया, और जापान के मामले में यह कहा कि जापान भी बाहर के लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता। मैडम कैसे नहीं करता एक्सेप्ट? 1998 के अंदर जापान के अंदर सिर्फ 2 मॉस्क थी, आज के दिन मोर देन 2000 है।
जापान के अंदर किसी टाइम पर जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेट 1000 या 1800 के आसपास थी, 1999 की बता रहा हूं। आज के दिन वो 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मुस्लिम्स हैं। अब वहां जापान में प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, जो ओरिजिनल्स की पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, और वहां पर एकदम से तेजी से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के लोगों का। उन्हें ये टेंशन है कि उनकी जो रेस है, उनकी जो पूरी की पूरी कंट्री है और कल्चर है, सोसाइटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए वहां प्रोटेस्ट होने शुरू हुए कि जो ये लोग आ रहे हैं, कंट्रोल देम, डोंट स्टॉप देम। लेकिन कौन लोग आए? मतलब 2 चीजें होती हैं, एक मैं आपकी कंट्री में आऊं और मैं आपकी कंट्री में आऊं और आपके कंट्री के कल्चर को फॉलो करूं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि खासकर इसमें आप हो सकता है बुरा माने, लेकिन खासकर क्या हो रहा है, मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जाके कहते हैं नो यू शुड फॉलो शरिया लॉ, आई वुड नॉट फॉलो योर लॉ। ये बिल्कुल ऐसे ही मेरे घर में मेहमान आया, मेरे घर में मेहमान मेरे घर के रूल्स को फॉलो करने की जगह खुद तो फैल गया और ये कहता है तुझे मेरी इज्जत करनी है तो मैं तभी मानूंगा तू मेरी इज्जत कर रहा है जब तू मेरे अकॉर्डिंग रहेगा, वरना तू किसी काम का नहीं है, जगह तो मेरी है। दिस इज द मेन थिंग। तो जापान में इशू ये है। अब आते हैं रशिया। मैडम रशिया को किसने कह दिया वहां पर इमिग्रेंट्स नहीं है? मैडम ये जितना भी सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे रशिया जाके ही तो काम करते हैं। जॉर्जियंस कितने सारे आपको रशिया के अंदर मिलेंगे। अब रशिया के पास खुद की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो मैडम वो दूसरों को काम कहां से दे देगा। अब आते हैं इंडिया के ऊपर। मैडम इंडिया का जो मामला है इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला, हमारी कंट्री में बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इन 2 का इशू है। मैडम रोहिंग्या वो लोग हैं जो अपनी कंट्री में पूरी की पूरी कंट्री को डिवाइड करने की डिमांड कर रहे थे, हमें रोहिंग्या लैंड चाहिए। मैडम ये रोहिंग्या वो हैं जिन्होंने रेडिकल इस्लाम को फॉलो किया, अपनी कंट्री में रोहिंग्या लैंड की डिमांड की, और उससे ज्यादा मजे की बात, इनके ऊपर एलिगेशन है लगभग 3000 से ज्यादा हिंदू और बुद्धिस्टों के गांवों को खाली करवाया और 3 गांव में तो मास ग्रेव्स मिली है। मैडम ये है रोहिंग्या, ये रोहिंग्या हैं जिन्होंने हिंदू और बुद्धिस्टों से हेट्रेडनेस के चलते उनके गांवों को खाली करवाया और उनकी मास ग्रेव्स मिली हैं। तब जाके किरिथु नाम का एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उसने सारा मामला अपने हाथ में लिया और इनको मारकाट मचा के भगाना शुरू किया। तब जाके आर्मी ने भी इनको भगाना शुरू किया, तब जाके इन्होंने अराकान आर्मी खड़ी करी इन रोहिंग्याज ने, और आज के दिन बैटलफील्ड है। मैडम जब ये मारकाट मस्ती है तो जब प्रॉब्लम यही है ना, जब रोहिंग्या ने मारा तब तो जस्टिफाई नहीं हुआ, तब कैसे? ये वही दोगलापन है ना कि हमास ने, प्रॉब्लम यही है, हमास ने इजराइल पर हमला किया 7 अक्टूबर को, 2500 से ज्यादा लोगों को मार डाला, दैट इज जस्टिफाइबल, उसकी कोई बात नहीं करेगा। अब इजराइल ने रिटेलिएट करके 35,000 मार दिए तो कह रहे ये इजराइल अत्याचारी है। मैडम देखिए, जो जितनी ताकत है उसी हिसाब से मारेगा। या तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि तुमने क्यों मारा, ठीक है। रोहिंग्याओं के साथ भी यही है, जब आप मास ग्रेव्स को क्रिएट कर रहे हो तब आपको डर नहीं लगा क्या? अब सामने वाले ने आके मारा तो अब आप कह रहे हो डर। मैडम और दूसरी बात, वो इंडिया में क्यों आए? मैडम क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया में क्यों आए, क्वेश्चन उससे बड़ा है। रोहिंग्या हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हैं, वो पहले बांग्लादेश में एंटर करते हैं, बांग्लादेश से एंटर करके वेस्ट बंगाल। अच्छा मैडम पता है कहां मिली है रोहिंग्या बस्ती रोहिंग्याओं की? जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान बॉर्डर के साथ। मुझे एक बात बताइए, म्यांमार से शुरू होकर बांग्लादेश क्रॉस करके पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या नाम है हरियाणा, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, हमारे 6 बड़े स्टेट्स को क्रॉस करके 4000 की पॉपुलेशन जम्मू बॉर्डर पे क्या कर रही है? इसका मतलब यह है वो मेरे देश में कोई ऐसा एक ग्रुप काम कर रहा है, और मैडम है ये ग्रुप काम कर रहा है जो इनको वहां ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपनी कंट्री के हॉस्टाइल, हाईली रेडिकलाइज्ड,
पाकिस्तान जो हमारा एनिमी कंट्री है उसके बॉर्डर के ऊपर, यानी कल को इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा भी वॉर होता है, ये 4000 क्या करेंगे, सारे के सारे एजेंट की तरह काम करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। और मैडम उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक हाईवे के पास, इंपॉर्टेंट हाईवे के पास इनको बसाया गया, यानी कल को अगर हमारे को इमरजेंसी है और हमारी आर्मी को बाय रोड जाना है, तो ये सड़क अगर खोद के रख देंगे, हमारी आर्मी सड़क बनाएगी या बैटलफील्ड पर पहुंचेगी। अब मैडम यही हाल बांग्लादेशियों के साथ है। मैडम कितना नंबर समझते हैं बांग्लादेशियों का हमारे यहां पर? 3 करोड़ जो एस्टिमेटेड है, 3 करोड़ एस्टिमेटेड नंबर हमारी कंट्री में विदाउट आर इंफॉर्मेशन। आपने कम से कम रिफ्यूजी कार्ड तो बना रखा है मैडम। हम यही तो चाहते हैं कि हमारे देश में कौन बंदा है उसके पास एक पहचान पत्र तो हो, कार्ड तो हो। ठीक है, असली अच्छा कलेश इसी चीज का है। अच्छा, अभी आपने एक लास्ट आपने सीएए का और पूछा था। मैडम एक बात बताइए, क्या आपके यहां आपका सिटीजनशिप कार्ड है? कार्ड तो आपके पास एक कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, जो कंट्री की आइडेंटिटी का कार्ड होता है, वो है ना? जी जी, है ना मैडम? अच्छा, अफगान रिफ्यूजीज जितने हैं सबके पास वो कार्ड है? हाँ, उनके लिए बना। यस मैडम, आपकी कंट्री के पास है, मेरी कंट्री के पास नहीं है। मेरी कंट्री में हमारे सिटीजन्स के पास नहीं है वो कार्ड। हमारे पास ये कोई तरीका ही डेवलप नहीं होने दिया हमारे देश के गद्दारों ने कि हम सिर्फ इतना पता कर लें, सिर्फ इतना पता कर लें कि मेरी कंट्री में मेरे घर में रह कौन रहा है, हम वही गिनती तो करना चाहते हैं। दैट इज एनआरसी। ये कह रहे हैं अच्छा गिनती करने के बाद आप क्या करोगे, पहले गिनती कर लेने दे फिर बताएंगे क्या करेंगे, मुझे पता तो लगे मेरे घर में रहते कितने लोग हैं। ममता बनर्जी उधर बैठी है, नहीं 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 हम नहीं करने देंगे। मैडम 5-5 लाख वोटर्स अगर है ना एक जगह से गायब हो जाए ना, 5 लाख वोटर। अच्छा आपको एक एग्जांपल देता हूं, मोदी जी ने क्या किया, क्यों मोदी को दुनिया नफरत करती है और क्यों मोदी से मतलब मरने के बराबर की नफरत की जाती है और हम क्यों इसको ही बनाए रखना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ एक छोटा सा काम किया 3 स्टेप में। पहला, हर आदमी का बैंक अकाउंट खुलेगा। मैडम सबने सोचा 15-15 लाख रुपए आएंगे, अकाउंट खुलवा लो। 0 बैलेंस अकाउंट पे अकाउंट खोल दिया। दूसरा काम यह किया कि सब्सिडी का, सॉरी, नो योर कस्टमर, कि हमारे एक आधार कार्ड होता है, आइडेंटिटी नंबर, आप अपने बैंक अकाउंट से आधार कार्ड से जोड़ दो। बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़ दो और अगर हर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए। अकाउंट 50 खोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आधार कार्ड नहीं है तो नहीं चलेगा। मैडम अकाउंट नंबर खोल दिए, आधार कार्ड से लिंक कर दिए, नो योर कस्टमर हो गया। अब तीसरी स्कीम क्या कही, आप में से जितनों के भी हम यहां से सब्सिडी और जो भी आपके क्या नाम है स्कॉलरशिप भेजते हैं, समझिएगा, सब्सिडी और स्कॉलरशिप भेजते हैं, वो सारी सब्सिडी और स्कॉलरशिप अब आपके बैंक अकाउंट में आएगी, कैश आएगी ही नहीं। मैडम पता है क्या हुआ, यूपी के मदरसों को जब नो योर कस्टमर कहा गया कि आप ये कीजिए और स्कॉलरशिप जो है बैंक अकाउंट में आएगी, 1,35,000 मदरसा स्टूडेंट्स गायब। मैडम आप कैलकुलेट करके देखिए, मंथली सब्सिडी उन बच्चों के अकाउंट में जा रही थी 1,35,000 स्टूडेंट्स, 35,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि किसी खाते में ही नहीं थे। अब वो सब्सिडी कहां जा रही थी मैडम, बताइए। ये काम अब यहां पहली बार दिमाग लगा। हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है, दिल्ली में मैडम 9,000 एम्प्लॉइज उसके अकाउंट में ही नहीं थे, जो पिछले 20-20, 30-30, 40-40 साल से तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, वो है ही नहीं। 9,000। आप ये देखिए, सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और एक छोटे से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करने से अगर हमारी कंट्री का 3 से 4 लाख करोड़ रुपया बच रहा है, पहली बात तो वो पैसा बचा जो सही जगह इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, वो पैसा किसको खिला रहे थे मैडम और क्यों खिला रहे थे? असलियत में दर्द यहां है, ये वाला दर्द है जो किसी हर कोई शोर मचा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा।
और रही बात बाइडेन की, अब मैडम सीधी सी बात है, CAA NRC सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन, दुनिया में कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं? 56 OIC के अंदर 56 57 है मैडम। हिंदू कंट्री सिर्फ एक है, सिर्फ एक। अगर पाकिस्तान से किसी हिंदू को मार के भगाया जाता है, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से किसी हिंदू को मार के भगाया जाता है, वो कहां जाएगा ये बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए। फिर आप कह रहे हैं हमारे यहां सेकुलरिज्म खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा। देखिए हमारे यहां एक प्रोसेस होता है, उसे कहता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब है जो कमजोर है उसको हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। आप गाड़ियों में जाएंगे तो वुमेन्स के नाम पर आपको मेट्रो के अंदर पूरी बोगी मिलेगी, बसेस में सीट रिजर्व मिलेंगी, स्कूल्स के अंदर जो स्कूल से लेकर जॉब्स में सीट रिजर्व होती हैं उनकी। यही हाल हमारे यहां जो डिप्रेस्ड क्लास होता है उसका होता है। अब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि आपकी कंट्रीज के अंदर जो वहां पर रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं, वो अगर मेरी कंट्री में आके हमारे से कह रहे हैं कि जी हमारे को वहां जीने भी नहीं दे रहे, 14 साल की लड़की को कन्वर्ट करवा दिया जाता है फोर्सफुली, उसको घर से उठा लिया जाता है, हर रोज कोई ना कोई खबर आती है, उसको वो कहां जाएगा? वो अफगानिस्तान तो जा नहीं सकता, ईरान भी नहीं जा सकता। या तो आप ये कह दीजिए कि हिंदू इस्लाम को मानने वालों के अलावा इस दुनिया में किसी को रहने का हक नहीं है, उनको मर जाना चाहिए, फिर तो हम मान लें। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है ना कि वो जाएगा कहां? हम उसे अपनी कंट्री में भी नहीं बुला सकते कि भाई तू यहां आ जा, यहां रह ले, ये भी नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा पार्ट, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन CAA के मामले में क्या फैलाया जा रहा है कि CAA में मुसलमानों को इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी। मैडम सबसे पहली बात है, चाहिए ही क्यों? दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम आ जाता है तो ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है, कुछ कहने की बात नहीं, अगर कोई मुस्लिम आ जाता है तो उसे सिटीजनशिप मिलेगी। फर्क क्या है? पहली बात, फर्क यह है कि ये पार्ट पहले जो आ चुके हैं उनके लिए है, आगे आने वालों के लिए नहीं है। यानी 31 दिसंबर 2014 तक अगर कोई भी रिफ्यूजी इंडिया में आ चुका है उसको सिटीजनशिप मिलेगी, अगर वो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, ज्यू, पारसी, क्यों नहीं पारसी, ज्यू नहीं है, पारसी है। हाँ। 6 बंदे, 6 कास्ट, 6 रिलीजन वाले बंदे अगर इंडिया आ जाते हैं तो उनको सिटीजनशिप 5 साल में मिलेगी। उससे पहले अगर कोई मुस्लिम आया तो 11 साल में मिलेगी। इतना सा फर्क किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, आप मुझे तो पहले एक जवाब दें। आप कहते हैं कि जी हिंदू है तो हिंदू तो एक ही मुल्क है, आप लोग तो हिंदू रखते हैं ना, आप लोगों ने क्रिश्चियनों के लिए तो बहुत सारे ममालिक हैं। तो यही तो मैं जवाब दे रहा हूं, जो जेनोफोबिया की बात हो रही है, जेनोफोबिया की बात जो हो रही है, इसे आप इस तरीके से देखिए। सुनिए, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन को क्यों बुलाया फिर। यही तो जेनोफोबिया का जवाब भी तो इसी में छिपा हुआ है मैडम, कि जहां पर सवाल है रिलीजियसली परसिक्यूटेड का, तो फिर मुसलमानों को भी दे दे कि भाई वो बेचारे, मैं वही चीज कह रहा हूं। क्या बांग्लादेश में कोई उनको रख नहीं रहा, आपके पास 2-3 करोड़ है, उनको भी दे दे। किनको? जो 3 करोड़ आप कह रहे हैं बांग्लादेशी बैठे, मैडम वो आके बताए तो सही कि हम भी हैं, वो बताई तो नहीं रहे। तो फिर आप पता, तो फिर भी गवर्नमेंट को पता तो है। वही तो प्रॉब्लम है ना, वो बताई तो नहीं रहे और रखने के लिए मना नहीं किया, पहले रजिस्टर तो करें। नहीं, जो आप प्रोसेस ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग आए। मैडम एक हिंदू आया, हिंदू आके, जैसे सुनिए, मतुआ कम्युनिटी है, वो हिंदू कम्युनिटी है, वो आई, आते ही उसने अपना एक कार्ड बनवाया, रजिस्टर करवाया अपने आप को कि वी आर हिंदू, वी वर रिलीजियसली परसिक्यूटेड इन बांग्लादेश, प्लीज गिव अस असाइलम। हमने दे दी। अब एक बंदा दीवार टाप के आ गया, मुझे क्या पता कौन है, मुझे उसका रिकॉर्ड ही नहीं पता। मैं सिर्फ यही तो कह रहा हूं, मुझे बता तो दे भाई आया कौन है। यूं थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए मैडम, आपको लगता है 2.5 करोड़ बंदे अगर भगाएंगे तो बांग्लादेश उसको एक्सेप्ट कर लेगा? हमने यही तो कहा है ना कि 31 दिसंबर 2014 तक जो आ गया, पहले बता दो तो कौन आया है। किसी हम तो बताएंगे भी नहीं, हम तो रहेंगे। मैडम रिकॉर्ड होना चाहिए। कल को एक बंदा मेरे यहां क्राइम करता है, आपको पता है दिल्ली से लेकर, मतलब दिल्ली
से लेकर बंगाल के बीच में मैक्सिमम क्राइम्स में बांग्लादेशी हैं। अच्छा। मेरे घर में आता है, लूटमार करके चला जाता है, और मेरी पुलिस के पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम्म, हम्म, और लूटमार कर रहे हैं वो सारे। अच्छा एक बात और बताइए, दंगे करने में सबसे आगे कौन मिलता है? इंडियन मुसलमान, बांग्लादेशी। नूह के हमारे यहां दंगे हुए थे, सारे नूह के दंगों में कौन मिले हैं? बांग्लादेशी, सारे बांग्लादेशी। इस चीज को अगर ग्राउंड लेवल पर, तो मेरे एक बात बताइए, पकड़ेगा, पकड़े क्यों नहीं जा रहे? गायब है मैडम, झुग्गी डाल रखी है, मारकाट मचाई, भाग गया। अब कौन से वाले इलाके में ढूंढोगे उसे? हर किसी से तो आप सिटीजनशिप का वो कार्ड चेक कर नहीं सकते। अब नकली कार्ड बनवा के फाड़ के फेंकेगा, दूसरा बना लेगा। हम यही तो रिकॉर्ड चाहते हैं कि भाई कौन मेरी कंट्री में मौजूद है उसका रिकॉर्ड दे दो। सिटीजनशिप उसे भी मिलेगी, 11 साल भी मिलेगी। फर्क इतना है क्योंकि एक रिलीजियसली परसिक्यूटेड है और दूसरा जो है वो 10 साल तो वैसे भी हो चुके हैं। हम 10 साल तो हो चुके हैं ना, 11 साल, 1 साल और मिलेगा तो वो भी अप्लाई कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसने अपना कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, इंडिया वाली सरकार कह रही रिकॉर्ड दिखा कि तू कब से रह रहा है। ये डिफरेंस है। पहली बात मैडम, पहली बात कि भाई रिलीजियसली परसिक्यूटेड में और इकोनॉमिक बेनिफिट्स लेने के चक्कर में कोई अगर आया तो दोनों में फर्क है। रिलीजियसली परसिक्यूटेड को अपनी कंट्री के अंदर रहने तक का वो रहने तक की इजाजत नहीं होती, उनको जानबूझकर ऐसे परेशान किया जाता है। आप इससे अंदाजा लगाइए ना, आपकी कंट्री में हिंदू मैरिज एक्सेप्टेड ही नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू मैरिज एक्सेप्टेड नहीं है, आप मानते हैं? I have no idea इसका, मुझे नहीं पता। यही प्रॉब्लम है। मेरे को पता है ना, वहां पर हिंदू मैरिज, मैं बताता हूं मैडम आपके केस क्या होता है, आप जाके पता कीजिएगा आपकी कंट्री में, फिर पता लगेगा। हिंदू मैरिज को आपके यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे इलीगल मैरिज माना जाता है। 2017 में नवाज शरीफ सरकार ने, दिसंबर 2017 में नवाज शरीफ सरकार ने ये लॉ पास किया था कि हिंदू मैरिज को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आपकी जो इमाम काउंसिल है, कौन सी काउंसिल है, उसने उस पर बार लगा दिया कि ये लॉ पास नहीं होगा, दिस इज एंटी इस्लामिक लॉ। यानी आज भी आपके यहां पाकिस्तान में हिंदू जो हैं उनकी मैरिज एक्सेप्टेड नहीं है। अब इसे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मैडम किसी लड़की का रेप हो गया है, रेप हो गया, तो उस लड़की से पूछा जाएगा बेटा तेरे बाप का नाम क्या है? कि ये रहा। मां का नाम क्या है? ये रहा। पुलिस वाला कहेगा ला अपने माँ बाप का मैरिज सर्टिफिकेट लेके आ, कि जी वो तो नहीं है, उस पर काजी के साइन होने चाहिए, वो तो नहीं है। मैडम काजी के साइन नहीं है और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, इसका मतलब वो लड़की क्या है? नाजायज है। नाजायज है तो रेप कैसा? और उसके बाद आपका कोई मौलाना खड़ा होकर कह देता है ये जो जी पैसे लिए थे इसने। मैडम जस्टिस कहां मिलता है? आप थोड़ा सा इस पर रिसर्च करेंगे। उन लोगों को आपकी कंट्री में अगर जीने का अधिकार तक नहीं है तो उन लोगों को हम भी ना रखें, फिर आप कहते हैं मुसलमानों को क्यों नहीं बुला रहे? ये चीज पहले आप इसमें रिसर्च कीजिए कि आपके यहां पर राइट्स क्या हैं। है हिंदुओं के राइट्स? आंसर मिलेगा नहीं है। अच्छा एक चीज और बड़ी मजेदारी वाली बात यह है, आप ये तो शोर मचाते हैं कि हिंदुओं को, मतलब आपने हिंदुओं को लिया, मुसलमानों को नहीं लिया। लेकिन मैडम ये कोई पाकिस्तानी या कोई बांग्लादेशी या अफगानी, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेशी ये नहीं दावा कर पा रहा कि इंडिया के इस लॉ से आपकी कंट्री पे एक एलिगेशन है कि माइनॉरिटीज आर नॉट सिक्योर देयर। तो आप ये उस कानून को, उस दाग को कैसे धोएंगे कि आपके यहां माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है? आप में से यहां कोई बात ही नहीं कर रहा, यानी आप इनडायरेक्टली मान रहे हैं कि आपके माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। तो ज़ेनोफोबिक तो अल्टीमेटली कहां हो गई? लेकिन यहां पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अमेरिका, ठीक है, इंडिया का नाम आ जाएगा। अच्छा अब उसमें लास्ट पॉइंट जो उसने बाइडेन ने कहा, बाइडेन ने ये कहा था लास्ट पॉइंट में, बड़ा मजेदार सा वो कहा था उसने, बाइडेन ने, कि भाई इनकी तरक्की नहीं हो रही क्योंकि हम लिबरल हैं तो हमने तरक्की करी, और क्योंकि ये लिबरल नहीं है, ये ज़ेनोफोबिक है, इन्होंने तरक्की नहीं करी। मैडम इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है? 7%। नहीं, अभी जो जयशंकर जी ने इनको जवाब दिया ना बाइडेन को, उन्होंने यही कहा है कि इंडिया जो है वो 7% पर एनम पे ग्रो कर रहा है और जो अमेरिका है वो 2.5% पे ग्रो किया 2023 में। उन्होंने जवाब दिया।
तो तो फिर बताओ ग्रोथ किसकी ज्यादा यस, और कर्जा किस पे ज्यादा? अमेरिका भी। अच्छा, उसकी वो जो ग्रोथ है उसमें 200 साल लगे मैम। 1784 से मान लेते ट्रीटी ऑफ पेरिस से, चलो 1784 ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस से अमेरिका की ग्रोथ शुरू होती है। कितने साल हो गए मैडम आज तक? अप्रोक्सीमेट 250 ईयर्स। हाँ। इंडिया की ग्रोथ को कितने साल हुए? 70 ईयर्स। तो मैडम हमारे यहां किसने कह दिया कि मतलब हमारे यहां मतलब ग्रोथ नहीं है? अच्छा, अब उसमें xenophobic का मामला देख लीजिए मैडम। आपको पता है दिल्ली में अफगान कॉलोनी है जिसमें 40,000 अफगानी रहते हैं। अच्छा, ये नहीं मुझे पता। दिल्ली में 40,000 से ज्यादा अफगानी रहते हैं। अगर हम xenophobic होते तो क्या अफगानियों को रखते? इस तरीके का बंदा हमारी कंट्री में आएगा मैडम। आज भी अफगानी आते हैं, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो यहां आके करता क्या है। बंदा आया, चुपचाप काम किया। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? यहां के अफगानी यहां के मुसलमानों को समझाते हैं कि तुम सबसे अच्छे मुल्क में रह रहे हो। यहां के अफगानी, यहां इंडिया के मुस्लिम्स अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं तो वो अफगानी मुसलमान आके यहां इंडिया वाले मुसलमानों को चार सुना के चला जाता है कि तुमने अगर बर्बादी देखनी है, खुशहाली देखनी है तो इंडिया में देख लो, बर्बादी देखनी है तो चलो अफगानिस्तान या चलो पाकिस्तान। ये शब्द होते हैं इनके ना। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैब्रिक थोड़ा है मैडम इस चीज को। और इंडिया के मुस्लिम से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो ये कहते हैं कि हमारी लीनिएज सऊदी अरेबिया से है। मैडम वो पड़ोसी को बाप बोलेगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसे ये मानना पड़ेगा कि यू बिलोंग टू इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर से बिलोंग करते हैं, यू आर भारतीय। सिर्फ इतनी लड़ाई है। आप बुर्का पहनेंगे तो बुर्का इंडियन कल्चर नहीं है, बुर्का अरबिक कल्चर है। आप सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ के कहेंगे कि यस आई वांट टू चेक योर सेक्युलरिज्म बिकॉज आई एम प्रेजेंट हियर। पीछे 4 एम्बुलेंस के अंदर 4 बंदे मर रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये तो बर्दाश्त थोड़ा होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे सेक्युलरिज्म का जो यार्ड स्टिक है वो ये है कि हम कितने गलत को बर्दाश्त करते हैं। सेक्युलरिज्म पॉजिटिव वे में थोड़ा है, हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म नेगेटिव वे में चेक किया जाता है कि हम कितने ज्यादा गलत को बर्दाश्त कर पाते हैं। तो मैडम फिर तो सिचुएशन कहीं और जाएगी ना। तो xenophobic, अब कोई कह रहा है वो अपनी किरदार में झांक के देखे कि उसकी यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है और कैसे घसीट घसीट के लोगों को मारा जा रहा है। यस मैडम। चले अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 38 मिनट्स हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। मेरे हम रिजर्वेशंस तो देखिए हम सबको एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो आप नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपके साथ प्रोग्राम करेंगे तो उस पे एक मेरा क्वेश्चन है जो मैं, क्योंकि अब काफी लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। आपने एक बात की थी कि रेडिकलाइजेशन जो है वो यूरोप में बढ़ती जा रही है, रेडिकलाइज मुस्लिम्स जो है। मैं सिर्फ यहाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहूंगी कि जब आपने इराक पे हमला किया, मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, आपने कहा कि वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो है वो वहां है, सद्दाम ने छुपाए हुए हैं। आपने ये भी इंतजार नहीं किया कि आपको यूनाइटेड नेशन जो है वो गो अहेड दे। यूनाइटेड नेशन में जाकर हिलरी क्लिंटन तकरीर करती है, यूनाइटेड नेशन उसको खत्म कर देता है कि नहीं, आप मना कर देता है, हमला नहीं कर सकते। आप फिर भी चढ़ाई करते हैं। उसके बाद जब प्रोब होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आप ही के महकमे बताते हैं कि नहीं वो गलत था, वहां वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन शुरू से थे ही नहीं। जब आप इराक की ईंट से ईंट बजा देते हैं, आप सीरिया की ईंट से ईंट बजा देते हैं, वही अलकायदा जिसको आप अफगानिस्तान में मारने के लिए आए थे, वही अलकायदा को आप पैसा देकर, रिसोर्सेज देकर, और आपके साथ मुसलमान ममालिक भी शामिल थे, कतर भी शामिल था, सऊदीया भी शामिल था। अमेरिका ने सीरिया में जो है जो रेबल्स थे उनके हाथ वहां मजबूत किए जिसमें अलकायदा था। फिर बाद में बहुत सारी जमातें बनती गई, उसका आपको पता ही है। फिर टेररिज्म टूटता है, फिर बनती है, फिर नई नई ग्रुप्स बनते चले गए। तो ऐसे में फिर उसके बाद आप देखें पूरा मिडल ईस्ट जो है वो आपने आग में झोंक दिया, तकरीबन लिबिया आपने आग में झोंक दिया। तो वहां से अब आप फिलिस्तीन जो है वो भी आग में झोंक गया है। आपकी आपकी इतनी ज्यादा, आप चले एक सेकंड के लिए अगर मान भी लेते हैं कि हम हमास से बहुत बड़ी गलती कर दी और वो बहुत गुस्से में है इसराइल और वो अपनी प्रपोर्शन के हिसाब से बदला ले रहा है, तो आप तो पीछे से रोक सकते हैं ना उसको पैसा देना, असलहा देना। आपकी तो कुछ जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उनको, एक सेकंड मेरी एक छोटी सी बात सुन ले, मैं इस पे ना पकड़ लंबा, मैं जो जवाब देना चाह रही हूँ कि जब आप इतना कुछ करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो रेडिकल लोग तो पैदा होंगे ही।
रेडिकलाइजेशन तो पैदा होगी, ये सारा जब आप इतना अफगानी मार देंगे। पहले आप अभी उसामा बिन लादेन, क्योंकि 2 मई का वाकया जो आपको याद होगा, यहाँ जब उसामा बिन लादेन को मारा गया था, तो उसके नतीजे में आप उसामा बिन लादेन की आप डॉक्यूमेंट्री सुने तो हु वाज ही वाज अमेरिकाज मैन। तो आप एक दफा एक किसी को संभालते हैं, आपका कजाफी कौन था? योर मैन। सद्दाम कौन था? योर मैन। ये सारे आप ही के लोग थे ना, आप ही ने इनको पाला पोसा वहां। उसके बाद फिर अब रेडिकलाइजेशन के तो बीज आप बो के खुद जाते हैं। अच्छा, फिर आप जब इन सारे मुल्कों को मार तोड़ देंगे, वहां जंगे होंगी, तो उनके लोग वहां कहाँ जाएंगे? कहीं तो जाके इमिग्रेंट बनेंगे ना। तो वो निकलेंगे वहां से, वॉर टोन एरिया से, मुल्कों से निकल कर, फिर वो यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ और मुल्कों की तरफ जाएंगे। तो आप ना जंगे लड़ें, ना वहां लोगों को बर्बाद करें, ना उनके मुल्कों को उजाड़ें, वो नहीं इमिग्रेंट बनकर अपने मुल्कों को छोड़ के आएंगे। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड जो वेस्ट का है ना, ये दूसरों को तो बहुत सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि जी हमने, तो दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स पैदा करने की मशीन भी यही दरियाफ्त बरामद करते हैं। और उसको एक जो है ना, वो जंग की जो पूरा इनका कॉम्प्लेक्स है, वॉर को इकोनॉमी जो है, जिसको चलाया हुआ है, और कोई इससे इंकारी भी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे सामने हैं। तो मैं अब, अगर आप कुछ कहना चाहे तो थोड़ा मैं इसमें मुख्तसर। एक कमेंट ये करना चाहूंगा, एक बात जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि अगर बेटा बिगड़ जाए ना तो पड़ोसी का नहीं, कई बार अपनी भी गलती होती है। अपनी भी उतनी ही गलती है। अगर आप पड़ोसी को दोषी ठहरा रहे हैं तो कुछ कमी आपने छोड़ी होगी कि जो बेटा पड़ोसी के इन्फ्लुएंस में चला गया और आज बर्बाद हो रहा है और नाम खराब कर रहा है। तो अकेली अमेरिका की अगर गलती है तो मैं मानता हूं कि थोड़ा और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। उन सरमाएदारों का क्या जिन्होंने अमेरिका के पैसे खाए, तो मैं आपको अमेरिका क्या के। कह रही हूँ, आपको मैंने खुद कहा है कि जब हाँ, अल कायदा तो को जो असलियत में अब वही वाली बात है ना, सोसाइटी सऊदीया का। था, सऊदी अरेबिया। सोसाइटी में एक क्लास होती है जो सोसाइटी की गार्जियन होती है। अल्टीमेटली वो गार्जियन ही बिके हुए तो कोई बचेगा, करेगा क्या? आप सद्दाम को देख लें, सद्दाम हुसैन जो था वो किसका काम कर रहा था? वो अमेरिका का काम कर रहा था। वो तो जब उसने कुवैत पे हमला किया, इनके हाथ से निकल गया, तो इन्होंने कहा कि जी अब ये रेबल हो गया। कजाफी ने इनकी बात मानता रहा, ठीक है। उसके बाद जब उसने बात नहीं मानी, जब इन्होंने सोचा उसको कितनी जलील करके आप देखें उसको का, तो बात ये है कि ये आपकी बात सही है, आपके अपने ही घर के जो लोग हैं वो इनके मतलब शामिल हाल है सारे। हम तो मतलब सऊदी अरेबिया जो है, जिसको हम इतना, जैसे अभी हम आप कह रहे थे कि अरबों में हम बड़ा कहते हैं कि जी हमारी ज़ाहिर हमारी होली जो लैंड में किस्म की सिटीज है वो वहाँ है, तो हम वी हैव टू लुक अप टू देम। उसके बावजूद आप देखें, सबसे ज्यादा असलहा जो खरीदा जाता है अमेरिका से, वो खरीदते हैं तो सऊदी अरब ने खरीदा हुआ है। इस तरह तो असलहा उनके पास भी है, वो भी जाके अपने मुसलमान भाइयों को डिपेंड कर लेते हैं। तो बात यह कि हिपोक्रेसी जो है ना, वो इतनी ज्यादा ये इसीलिए, और इस जंग ने सबसे बढ़िया काम जो किया ना, ये हमास की और फलस्तीन की जो इसराइल की, इसने तो हिपोक्रेसी को बिल्कुल खोल के रख दिया कि कौन कौन कहाँ कहाँ हिपोक्रेट बैठा हुआ है। और वो, और उसी के खिलाफ मैं आपको बताऊं, जो हिपोक्रेसी के खिलाफ है ये जितनी भी आवाजें उठ रही हैं। जेनोसाइड तो और भी बड़ी जगहों पर हुआ, बोस्निया में जेनोसाइड नहीं हुआ था जब 8,000 मुसलमान आदमियों को, आप, ये तो हिस्ट्री है ना, ये तो कोई जुटला नहीं सकता। उन्होंने गोली मार दी थी लड़कों को, जवान बूढ़ों को, तो उसमें जब भी जेनोसाइड हुआ था। जेनोसाइड रवांडा में नहीं हुआ था, कितने ही लाखों को मार दिया था। जेनोसाइड तो बहुत जगहों पर हुआ है। लेकिन उस वक्त जो थी, वेस्ट जो था, वो कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्लीकेट नहीं था ना इस तरह, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, इस तरह पीछे से कमक नहीं पहुंचा रहा था, इस तरह उनकी मतलब बहुत सारी चीजें हैं। खैर लंबा हो गया प्रोग्राम। अरब फॉरेन मिनिस्टर का एक बहुत अच्छा सा बयान है। हम्म। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी सी कही थी कि यूरोपियंस को लगता है कि हम्म। वो इस्लामिक वर्ल्ड को हमसे बेटर जानते हैं और वो इस्लामिक प्रॉब्लम्स को हमसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने हंस के कहा था, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो लेट देम थिंक, लेट देम डू एंड लेट देम फेस, काम खत्म। ये अच्छा। और इंग्लिश में बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। और ये आज नहीं, 2015-16 का है। और सही कहा। आज जो ये फेस कर रहा है, ये वही स्टेटमेंट मुझे रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम।